हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं एसी थ्योरी के बारे में, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। और इसके लिए हमने जो है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की सभी क्लासेस कंप्लीट कर ली है और अब हम कर रहे हैं एमसीक्यू की क्लासेस। और इसमें भी जो हमने काफ़ी चैप्टरों की एमसीक्यू क्लास कंप्लीट कर ली है। और अब हम कर रहे हैं एसी थ्योरी की भी हमने 4 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। उसके बाद जो आज ये है हमारी 5वीं क्लास रहने वाली है और आज हम एसी थ्योरी का चैप्टर जो है कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है ना। और अगर आपने एसी थ्योरी की इससे पहले जो 4 क्लासेस हुई है वो नहीं देखी तो आप वो क्लासेस भी देख लीजिए, ताकि आपको एसी थ्योरी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर पूरी अच्छी तरीके से समझ आ जाए, आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। इसलिए आप एसी थ्योरी की पहले 4 क्लासेस है वो भी देख लीजिए। और अगर आपने ना थ्योरी क्लासेस नहीं देखी है सभी चैप्टरों की, मैं तो ये कहूँगा आप सभी को कि सबसे पहले आप जो है सभी चैप्टरों की थ्योरी क्लासेस देख लीजिए, उसके बाद आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं, अपना पहले सवाल पर चलते हैं। आज का पहला सवाल क्या है? आधे चक्कर में समय के बराबर अंतराल पर मापा गया ईएमएफ के तात्कालिक मान को का औसत क्या कहा जाता है? औसत को क्या कहते हैं? औसत को औसत मान ही कहेंगे भाई। जब हमने औसत निकाला है किसी चीज़ का तो उसको हम एवरेज मान ही तो बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का करेक्ट हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी, औसत मान। यानी कि चाहे आधा चक्कर है चाहे पूरा चक्कर है, अगर हमने तात्कालिक मान के किसी औसत मान को मापा है तो हम उसको औसत मान ही कहते हैं। अगला सवाल है, एसी के किस मान को एम्पेयर मीटर वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं? यानी कि एसी का वो कौन सा मान है जिसे हम एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं? तो वो होता है आरएमएस मान। यानी कि अगर हमारे पास एम्पेयर मीटर है या फिर हमारे पास वोल्ट मीटर है तो जो उसके द्वारा मान पढ़ा जाएगा, जब वो हमें मान दर्शाएगा, वो आरएमएस मान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, चक्कर प्रति सेकंड की संख्या को प्रत्यावर्ती मात्रा की डैश कहा जाता है? यानी कि चक्कर प्रति सेकंड को हम क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता है, चक्कर प्रति सेकंड को आवृत्ति कहते हैं। यानी कि 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। और समय अवधि यानी कि टाइम पीरियड आवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है। एफ समान व्युत्क्रमानुपाती किसका होता है? टी के। टी से हम कहते हैं टाइम पीरियड या फिर आवर्तकाल, या फिर हम इसे कह सकते हैं समय अवधि। और आवर्तकाल यानी कि समय अवधि किसे कहते हैं हम? यानी कि एक चक्कर को लगाने में कितना टाइम लगा है। एक चक्कर को लगाने में एक चक्कर को लगने में लिया गया टाइम हम आवर्तकाल कहते हैं। जैसे ये एक चक्कर लग गया, ये एक चक्कर लगने में कितना टाइम लगा है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? 1 सेकंड में हमने कितने चक्कर लगाए हैं उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अगला सवाल है, एक ऐसी विद्युत तरंगाकार के परिमाण और दिशा में पूरी तरह से परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जब एक वर्ग विद्युत की तरंगाकार एक साइन वेव है, उसके परिमाण में और दिशा में एक पूरी तरीके से परिवर्तन हो गया तो उसे हम कहते हैं चक्कर। क्या कहते हैं? एक चक्कर कहते हैं उसे हम, परिमाण और दिशा में परिवर्तन को। अगला सवाल है, जया तरंग के प्रत्यावर्तन की विस्तृति मान क्या है? यानी कि प्रत्यावर्तन से आप क्या समझते हैं? यानी कि उसकी दिशा में एक पूरा परिवर्तन हो गया है। पहले वो पॉजिटिव में था, अब वो नेगेटिव में हो गया। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। यानी कि इसने कब अपनी दिशा को चेंज किया है? यहाँ पर जाकर इसने अपनी दिशा को चेंज किया है। और ये है 180 डिग्री। एक चक्कर कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है, जिसमें वो आधे चक्कर में अपनी दिशा को बदल देते हैं, यानी प्रत्यावर्तन कर देता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चला जाता है। तो इसने इसी सवाल में यही पूछा है कि वो प्रत्यन का विस्तृत मान क्या है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जया तरंग का आधा चक्कर या फिर 180 डिग्री हम इसे कह सकते हैं। यानी कि आधे चक्कर के बाद उसने अपनी दिशा को बदल दिया है। अगला सवाल है, किसी तरंग रूप द्वारा एक पूरे साइकिल में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? एक तरंग रूप द्वारा पूरे साइकिल में तय की गई दूरी, यानी कि देखिए ये एक चक्कर है, इस चक्कर में कितनी दूरी तय करी है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का क्या मतलब है? वेव लेंथ। इंग्लिश में इसे बोलते हैं वेव लेंथ। वेव लेंथ यानी कि इसने कितनी दूरी तय करी है। ये देखो भाई, यानी वेव लेंथ से आप समझ गए होगे, नाम से ही पता चल रहा है वेव लेंथ, इस वेव की कितनी लेंथ है। तो इसने कितनी दूरी तय करी है उसको कौन दर्शाता है? वेव लेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य।
अगला सवाल क्या है, समान प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाले उस प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होगा जो दिष्ट धारा जितनी ही मात्रा में ही ऊष्मा उत्पन्न करता है। देखो भाई, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। जो आरएमएस मान है ना, आरएमएस मान को किसके अनुरूप दर्शाया गया है, बताया गया है, कैसे इसको सिद्ध किया गया है। डीसी की जितनी मात्रा ना ऊष्मा उत्पन्न करेगी उतनी ही एसी जो है उसका एसी का मान होगा उस तार के अंदर से गुजरने का। देखो एक बार फिर से समझते हैं, वह आरएमएस मान को किस तरीके से दर्शाया गया है। उसको ये सवाल भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि आरएमएस मान को किस तरीके से सिद्ध किया गया है या फिर भी उसको बताया गया है। तो उसमें आता है ऊष्मा उत्पन्न करने के नियम से बताया गया है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कोई दो प्रतिरोध है भाई, समान प्रतिरोधक है, उसमें से प्रवाहित एक धारा प्रवाहित हो रही है, इसके अंदर से एसी करंट हो रही है, इसके अंदर से डीसी करंट प्रवाह हो रहा है। तो जितना एसी का मान होगा ना उतनी ही ऊष्मा ये डीसी वाला भी उत्पन्न कर देगा, तो उसको हम आरएमएस मान कहते हैं। अगला सवाल क्या है, आवृत्ति के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है। अभी आपको बताया था, आवृत्ति के व्युत्क्रम को हम कहते हैं समय अवधि या फिर टाइम पीरियड, आवर्तकाल भी हम इसे कहते हैं। टी व्युत्क्रम अनुपात 1/f होता है। इसका आपको ध्यान रखना है। एक चक्कर में रेडियंस की संख्या कितनी होती है, एक चक्कर में रेडियंस की देखो भाई, ये हो गया एक चक्कर, यहाँ पर पाई हो गया, यहाँ पर 2 पाई हो गया, यानी कि 180 डिग्री को क्या बोलते हैं हम, 180 डिग्री को बोलते हैं पाई बोलते हैं। तो और एक चक्कर में कितनी डिग्री होती है, 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 2 पाई। अगला सवाल है, प्रत्यावर्ती धारा के संदर्भ में आरएमएस के लिए प्रयुक्त होता है। आरएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना इसका। अगला सवाल है, एक एसी की एक चक्कर प्रत्येक मिली सेकेंड में घटित होती है, तो इसकी बारंबारता क्या होगी भाई। इन्होंने अब दे दिया मिली सेकेंड। एक मिली सेकेंड कितना होता है, एक मिली सेकेंड होता है 10⁻³ पहले बताया हुआ आपको, ध्यान रहनी चाहिए ऐसी ऐसी चीज़ें। तो अब इन्होंने बोलता है इसकी बारंबारता क्या होगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी। और फ्रीक्वेंसी का आपको पता है क्या होता है, 1/t होता है। अब इसमें रख दीजिए टी का मान कितना है, 10⁻³ है, 10⁻³ ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, 1/10⁻³ तो अब हम इसे सोल्व करेंगे तो 10 की पावर जब -3 ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, 10⁻³ बन जाएगा। 10⁻³ होता है 1000, 10 की पावर क्या होता है, 1000 होता है। इस तरीके से आपको ये सवाल निकालना है। ये सवाल पहले भी आया हुआ है, अब ये रिपीट हो गया है। अगला सवाल है, उस धारा का आरएमएस मान क्या होगा जिसका अधिकतम मान 200 है, 200 एम्पेयर है। बिल्कुल आसान सवाल है। वी आर एम एस हमें निकालना है, आई आर एम एस हमें निकालना है। एक ही बात है, आई आर एम एस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 0.707 इंटू आई एम का मान कितना दिया हुआ है, 200 एम्पेयर दिया हुआ है। 200 गुणा में कितना आएगा, 0.707। इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 141, 141 एम्पेयर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, एक साइनोसोडियल करंट का फॉर्म फैक्टर 1 है। अगर करंट का औसत मान 200 एम्पेयर 20 एम्पेयर है, जो करंट का आरएमएस मान क्या होगा। आरएमएस मान निकालने के लिए बोला है। फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला आप सभी को पता है, वी आर एम एस बटा में वी एवरेज, यही होता है। अब इसमें सवाल में क्या पूछा है, इसने सवाल में पूछा है वी आर एम एस। हमारे पास क्या है, वी एवरेज इसने दिया हुआ है और फॉर्म फैक्टर इसने दिया हुआ है। जब ये वी आर एम एस हम निकालेंगे तो वी एवरेज जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी एवरेज यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वी एवरेज का मान कितना दिया हुआ है, 20 एम्पेयर। फॉर्म फैक्टर का मान कितना दिया हुआ है, 1। तो 20 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 20 एम्पेयर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 20 एम्पेयर। अगला सवाल है, 400 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समय अवधि कितनी है। अब इन्होंने पूछ लिया टाइम पीरियड के बारे में। टाइम पीरियड 1/f होता है, t = 1/f। f का कितना दिया, फ्रीक्वेंसी दी है 400 हर्ट्ज। इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, 0 पॉइंट फिर 0 फिर से 0। अब ये कटेगा कितने पे, 2 फिर 2 5, 0.0025। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हमें नजर आ रहा है
0.0025। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको बस सवाल सोल्व करना आना चाहिए भाई। कैलकुलेशन तो आप सभी को आती होगी, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कैसे सोल्व होगा ये। अगला सवाल है 50 हर्ट्ज के एक जया वक्रीय प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट है। इसका अधिकतम मान और तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें। अधिकतम मान कैसे निकाल सकते हैं हम? वी एम इज इक्वल टू 1.414 इंटू वी आर एम एस। इसी तरीके से निकालते हैं, इसका तो आप सभी को पता है। अब 1.414 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 220 से तो कितना निकल कर आएगा भाई? ये लगभग 311 आएगा भाई। लगभग कितना आएगा? 311। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो भाई, सारे ऑप्शन हमें ना तरंग दैर्घ्य निकालने की जरूरत ही नहीं है इस सवाल में, क्योंकि सभी में जो है वोल्टेज का मान अलग अलग दिया हुआ है। इसमें 272 है, इसमें 311। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग कितना निकल कर आएगा? 311.08 वोल्ट निकल कर आएगा। और अगर आपको तरंग दैर्घ्य भी निकालना, वो भी आप निकाल सकते हो। डब्ल्यू से निकाल सकते हो 2πf 2 गुणा 22/7 गुणा फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 314 रेडियन प्रति सेकंड निकल कर आएगा। कितना आएगा? 314 रेडियन प्रति सेकंड। अगला सवाल क्या है? यदि मूल आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो तृतीय सन्नादी यानी कि हार्मोनिक्स, सन्नादी का मतलब है हार्मोनिक्स, सामग्री के कारण हार्मोनिक्स आवृत्ति कितनी होगी? इन्होंने कौन सी हार्मोनिक्स को दिया आपसे? तीसरी हार्मोनिक, यानी कि तीसरी हार्मोनिक। जो ये 50 हर्ट्ज हार्मोनिक होती है ना, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, या फिर हम इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। या तो हम इसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या फिर फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इन्होंने पूछा है तीसरी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो सिंपल कुछ नहीं करना, आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को। और मूल आवृत्ति कितनी है? मूल आवृत्ति है 50, 50 थी है 150, यानी कि 150 हर्ट्ज हो जाएगा। जोन से भी आपको फ्रीक्वेंसी बोल देना, यानी कि इन्होंने इसमें बोला है थर्ड हार्मोनिक। अगर ये फिफ्थ हार्मोनिक बोलेगा तो 5 से गुणा कर दोगे 50 के साथ। अगर ये सेकंड हार्मोनिक आपको बोलेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर 7 हार्मोनिक बोलेगा तो 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। देखिए आप सभी को एक चीज़ दिखाता हूँ, इसमें देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक का वेव फॉर्म दिखाया हुआ है इन्होंने। ये यहाँ से आप क्या समझे, यानी कि थर्ड हार्मोनिक में 150 हर्ट्ज होगी, यानी कि जो चक्रों की संख्या है ना प्रति सेकंड, वो 3 गुना से मल्टीप्लाई हो गई है। यानी कि पहले अगर उस वेव फॉर्म में अगर 50 चक्कर लग रहे थे एक सेकंड में, तो अब उस वेव फॉर्म में 150 चक्कर लगेंगे एक सेकंड में तीसरी हार्मोनिक में। और पाँच में पूछेगा तो 250 हो जाएंगे। देखो यहाँ से आपको दिखना अच्छी तरीके से आप समझोगे। यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट हार्मोनिक, यानी कि फंडामेंटल हार्मोनिक। यहाँ पर जो है एक चक्कर का पूरा हो रहा है 20 मिली सेकेंड पर पूरा हो रहा है। कब? 20 मिली सेकेंड पर। और सेकंड हार्मोनिक में 10 मिली सेकेंड पर एक चक्कर पूरा हो गया, 10 मिली सेकेंड पर। थर्ड हार्मोनिक में 5 मिली सेकेंड पर हो गया। और इसी तरीके से फिफ्थ में क्या है? 10 पर कितने हो गए? एक चक्कर, 2 और 3, यानी कि 2.5 चक्कर हो गए। फिफ्थ हार्मोनिक में 2.5 चक्कर हो गए 10 मिली सेकेंड के अंदर। तो आप समझ सकते हो इसी तरीके से जो है हार्मोनिक होती है। जितना भी आपको सवाल में बोले ना थर्ड हार्मोनिक, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी है। 5 से बोले तो 5 से मल्टीप्लाई करनी है। 7 से बोले 7 से मल्टीप्लाई, 9 से बोले 9 से मल्टीप्लाई करनी है। इस तरीके से हार्मोनिक होती है। और ये हार्मोनिक पैदा कैसे होती है? जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं ना हमारे, लाउड स्पीकर, टीवी, एलईडी, इनके अंदर क्या होता है? हार्मोनिक पैदा होती है। उनके अंदर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर जो है हार्मोनिक्स आ जाती है, हार्मोनिक पैदा हो जाती है। जो सिंपल जैसे रजिस्टेंस का सर्किट हो गया, रजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, उसके अंदर हार्मोनिक फंडामेंटल हार्मोनिक होती है, 50 हर्ट्ज होती है। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करते हैं ना, जैसे टेलीविज़न हो गया, एलईडी हो गया, लाउड स्पीकर, इनके अंदर हार्मोनिक्स बढ़ जाती हैं। अगला सवाल है प्रत्यावर्ती वोल्टता E इज इक्वल टू 200 साइन 314t, यानी कि इसको कैसे लिखते हैं हम? E इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। इसको इस तरीके से जो है लिखा जाता है, साइन ओमेगा टी। इस तरीके से हम लिखें, यानी कि जो 200 मान दिया हुआ है इसके अंदर, वो Vm का मान है, मैक्सिमम वोल्टेज का मान है, और ओमेगा का मान दिया हुआ है 314। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। एक ऐसे उपकरण को की जाती है,
यानी कि ये जो वोल्टता की आपूर्ति है एक ऐसे उपकरण को की जाती है जो विपरीत दिशा में धारा के प्रवाह को रोकते हुए एक दिशा में धारा के प्रवाह को 20 ओम का ओमिक प्रतिरोध प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको पहले सवाल की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। सवाल में कहना क्या चाहता है, यानी कि ये कहता है जो विपरीत दिशा में धारा के प्रवाह को रोक देता है। विपरीत दिशा यानी कि ये एक वेव फॉर्म है, ये एक वेव फॉर्म है। अब इसने कहा है ये जो प्रवाह कर रहा है ना, आपूर्ति दे रहा है, ये केवल पॉजिटिव में आपूर्ति दे रहा है, यानी कि नेगेटिव में ये आपूर्ति नहीं दे पा रहा है। ये नेगेटिव में जो है रोक देता है, धारा के प्रवाह को रोक देता है। तो ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव ऐसे चलता है। इसकी वेवफॉर्म कैसे चलती है, ऐसे पॉजिटिव टू पॉजिटिव चलती है, नेगेटिव में इसकी जो है नहीं चलती। ये इसने सवाल में ये बात बोली है। तो अब ये कैसी वेवफॉर्म दिख रही है आपको, अब ये हमें दिख रही है हाफ वेव रेक्टिफायर की वेवफॉर्म दिख रही है। ये फुल वेव रेक्टिफायर की वेवफॉर्म नहीं है, ये है हाफ वेव रेक्टिफायर की वेव है ये। तो अब हाफ वेव में पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसने सवाल में क्या पूछा है, आरएमएस मान हमें निकालना है। क्या निकालना है, आरएमएस मान। तो देखिए भाई, आरएमएस मान के लिए पहले तो हमें जो ये वोल्टेज इसमें सवाल में दी हुई है ना, इस वोल्टेज को हमें पहले आरएमएस मान में बदलना पड़ेगा। आरएमएस में कैसे बदलते हैं, वी आरएमएस 0.5 इंटू वी एम से। अब कई बच्चों के मन में सवाल है, आपने यहाँ पर 0.5 क्यों लिखा, 0.707 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर तो हाफ वेव रेक्टिफायर की बात हो रही है भाई। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, 0.5 होता है। कल आपको टेबल दी थी, आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया था ना, एक बार वो खोल कर देख लेना, आपको पता चल जाएगा हाफ वेव रेक्टिफायर में आरएमएस मान को कैसे निकालते हैं। 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो भाई अब जो है 0.5 से गुणा करेंगे हम 200 की, तो कितना निकल कर आएगा, 100 वोल्ट। वोल्टेज कितनी आ गई, वी आर एम एस कितना आ गया हमारे पास, 100 वोल्ट आ गया भाई। इतना सवाल आप सभी सोल्व कर लिया होगा। अब आगे क्या है, अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल काम रह गया। अब वोल्टेज कितनी आई है, 100 वोल्ट आई है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, आर एम एस मान, आई निकालना है। आई का फॉर्मूला क्या होता है, वी बटे आर होता है। वोल्टेज आप सभी के सामने आ चुकी है, 100 वोल्ट। आर रजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 20 ओम रजिस्टेंस दिया हुआ है। 20 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 एम्पेयर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा, 5 एम्पेयर। उम्मीद है आप सभी को ये सवाल सोल्व करना आ गया होगा। देखो सबसे पहले तो आपको ना सवाल समझना है, सवाल में बोला क्या उसने, सवाल में उसने बोला था यानी कि वो जो धारा का प्रवाह है ना, वो एक ही दिशा में करता है, दूसरी दिशा में वो धारा का प्रवाह को रोक देता है। यानी कि नेगेटिव में तो वो धारा का प्रवाह होने ही नहीं दे रहा, वो हाफ वेव बन जाएगी। और हाफ वेव में आपको पता है वी आर एम एस का मान कैसे निकालना है। तो आपने वोल्टेज का मान निकाल लिया, फिर आपने सिंपल फॉर्मूला रख दिया करंट निकालने का, आई इजिकल टू वी बटे आर से। अगर आपको सवाल समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बता देना, आपको दोबारा बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। वैसे तो आसान सवाल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगला सवाल क्या है, दो जयावक्रीय रूप से अलग अलग प्रत्यावर्ती धाराओं में वर्ग माध्य मूल मान 5 और 7.5 एम्पेयर है। इनमें 50 हर्ट्ज की समान आवृत्ति है। इसमें अधिकतम मान क्या हुआ, अधिकतम मान तो बिल्कुल आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं, 1.414 इंटू वी आर एम एस। ये है फॉर्मूला। यहाँ पर v की जगह i कर लेना, क्योंकि सवाल में करंट की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, करंट की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एम्पेयर है ना। अब दोनों में फ्रीक्वेंसी तो समान है, तो फ्रीक्वेंसी का तो हमें कुछ करना ही नहीं है। 1.414 इंटू 5, 1.414 इंटू 7.5, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखो भाई, 5 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.414 से, तो 10 एम्पेयर कभी भी नहीं आ सकता, 5 एम्पेयर भी कभी भी नहीं आ सकता, 15.06 भी नहीं आ सकता, क्योंकि जब यहाँ पर 3 होगा ना तब जाके 15 से आगे कुछ आएगा। तो यहाँ पर है 1 पॉइंट, जब हम 5 की 1 से कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.07 एम्पेयर कुछ निकल कर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान 15 मिली एम्पेयर है, इसका औसत मान क्या होगा। देखो भाई, अब की बार इसने पूछ लिया औसत मान। औसत मान को हम कैसे निकालते हैं, आई एवरेज। आई एवरेज को कैसे निकालते हैं, 2Vm/π से। फॉर्मूला क्या होता है, 2Vm/π होता है फॉर्मूला। अब इस सवाल के अंदर हमें कौन सा मान दिया हुआ है, आरएमएस मान दिया हुआ है, ना कि मैक्सिमम वीएम का मान, आई एम का मान। अब आई एम जो है आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, 1.414 से मल्टीप्लाई करोगे 15 की, 15 मिली एम्पेयर, मिली होगा 10 की पावर -3,
सोल्व कर लेना भैया आपको आप ये सवाल, थोड़ी कैलकुलेशन आप खुद भी करके देखो। आई एम 1.414 की मल्टीप्लाई करोगे 15 गुणा 10 की पावर -3 से, तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, आई एम का मान निकल कर आ जाएगा। फिर आप आई एम का मान यहाँ पर लिख देना और पाई की वैल्यू लगा देना 22/7। आप इस सवाल को सोल्व कर लेना। इसका आंसर है सी 13.5। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, 13.5 मिली एम्पेयर। मिली, अब जब ऑप्शन में ना मिली है तो आप ना 10 पॉइंट इसको हटा ही दो, आप केवल यहाँ पर 15 रखो। यहाँ पर 10 की पावर -3 रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सवाल में मिली है। अगर यहाँ पर मिली नहीं दिया होता फिर आपको 10 की पावर -3 रखने की जरूरत पड़ती, लेकिन ऑप्शन में मिली दिया हुआ है तो आपको 10 की पावर -3 रखने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित किस आवृत्ति में सबसे लंबी अवधि होती है, यानी कि किस में, कौन सी आवृत्ति में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। 1 हर्ज होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, या 10 हर्ज, 1 किलो हर्ज, या फिर 10 किलो हर्ज। एक चीज़ आपको मैंने बताई थी, फ्रीक्वेंसी व्युत्क्रमानुपाती होती है टाइम पीरियड के। अब अवधि कैसे चाहिए हमें, लंबी अवधि चाहिए। जितनी ज़्यादा अवधि कब होगी, जब फ्रीक्वेंसी कम होगी। टाइम कब किस में ज़्यादा लगेगा, जिसमें फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो इसमें सबसे कम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है हमें, 1 हर्ज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, यदि वोल्टता का आरएमएस मान 230/√2 वोल्ट है, तो एसी परिपथ में वोल्टता का शिखर से शिखर मान, यानी कि पीक टू पीक वैल्यू क्या होगी। ये अब की बार इसने शिखर मान नहीं पूछा, शिखर से शिखर मान पूछा है। देखो भाई, सबसे पहले तो आप ये समझिए शिखर से शिखर मान क्या होता है। ये एक वेव फॉर्म है, ये पॉजिटिव में शिखर मान है। यहाँ पर पॉजिटिव में पीक वैल्यू है और यहाँ पर नेगेटिव में पीक वैल्यू है। नेगेटिव के अंदर पीक वैल्यू है। जब हम एक पीक वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालते हैं, और नीचे भी तो पीक वैल्यू आ गई है, तो ऊपर से यहाँ से 20 से लेकर यहाँ तक भी तो हमें निकालना पड़ेगा। तो जितना हमारा मान निकल कर आएगा तो हम उसका 2 गुना कर देंगे, तो पीक टू पीक वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्योंकि अब की बार पहले तो इसने ये कहाँ से कहाँ तक पूछता था, देखो पहले वो पूछता था केवल यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अब की बार इसने क्या पूछा है, अब की बार इसने यहाँ से यहाँ तक की पूछी है, पीक टू पीक वैल्यू इसने पूछा है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को सोल्व करते हैं। जितना आपको समझ आ गया होगा, फॉर्मूला क्या लगाएंगे वी एम निकालने के लिए, वी आर एम एस इंटू √2। 1.414 की वैल्यू होती है ना √2, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो वी एम इजिकल टू वी आर एम एस कितना दिया हुआ है, 230 बटा में √2, और यहाँ पर ये √2 लगाएंगे। √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा कितना, 230। अब 230 वैल्यू किसकी आ गई है, वी एम की निकल कर आ गई है, यानी कि अब हमें 230 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से, क्योंकि इन्होंने पीक टू पीक वैल्यू पूछी है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 460 वोल्ट। उम्मीद आप सभी को ये सवाल समझ आ गया होगा। अगला सवाल है, किसी सर्किट में प्रतिक्रियाशील शक्ति रिएक्टिव पावर डैश द्वारा किया जाता है, यानी कि प्रतिक्रियाशील शक्ति जो है उसकी गणना किसे की जाती है, V इंटू साइन फाई से की जाती है, V इंटू साइन फाई से। अगला सवाल है, एक सर्किट में औसत पावर क्या होती है भाई, एवरेज पावर कैसे निकालते हैं, VI cos फाई से निकालते हैं। अब जल्दी जल्दी सवाल करेंगे क्योंकि सवाल ज़्यादा है और टाइम हमारे पास कम है भाई। ऐसी सर्किट में एवरेज पावर कैसे निकालते हैं, VI cos फाई से निकालते हैं। अगला सवाल है, VAR निम्न में से किसकी इकाई है। VAR आप सभी को पता है रिएक्टिव पावर होती है, यानी कि प्रतिघाती शक्ति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, VAR। प्रतिघाती शक्ति में कौन कौन सा होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर। सक्रिय शक्ति में होता है रेजिस्टेंस पावर, यानी कि रेजिस्टेंस के अंदर खपत शक्ति को हम क्या कहते हैं, सक्रिय शक्ति, यानी कि एक्टिव पावर कहते हैं। इंडक्टर और कैपेसिटर के द्वारा यूज की गई शक्ति को हम प्रतिघाती शक्ति कहते हैं। और इन दोनों की मिलकर किसे हम कहते हैं, आभासी शक्ति, यानी कि एपरेंट पावर को कहते हैं। वोल्टता और धारा के वर्ग मध्य मूल मान के गुणनफल को डैश कहा जाता है। V इंटू आई के RMS मान को हम क्या कहते हैं, आभासी शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसके पीछे कोस फाई लगा दे तो वो बन जाएगा वास्तविक शक्ति, यानी कि सक्रिय शक्ति। अगर हम कोस फाई को हटाकर साइन फाई लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, साइन फाई लगा देते हैं, तो वो बन जाती है प्रतिघाती शक्ति। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। प्रतिघाती शक्ति को हम KW से डिनोट करते हैं, आभासी शक्ति को हम KVA से डिनोट करते हैं, प्रतिघाती शक्ति को हम KVAR से डिनोट करते हैं।
इन सभी बातों का आपको ध्यान रहना चाहिए। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सत्य है? के डब्ल्यू बराबर के वी कभी भी नहीं हो सकता भाई। के किलोवाट की किलो वोल्ट एम्पेयर के बराबर कैसे हो जाएगा? अगला है के डब्ल्यू बटा के वी, ये हमें सोल्व करना पड़ेगा पावर फैक्टर के साथ। पावर फैक्टर क्या होता है? के डब्ल्यू बटा के वी होता है, के डब्ल्यू बटा के वी ए। या फिर हम कह सकते हैं के डब्ल्यू को कैसे लिखते हैं, हम पी से लिखते हैं, और के वी ए से हम एस को लिखते हैं। इस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं पावर फैक्टर को। पावर फैक्टर को हम कई तरीकों से लिख सकते हैं। देखो भाई, दो तरीके तो ये हो गए, के डब्ल्यू बटा के वी ए, पी बटा एस। एक तरीका होता है आर बटा जेड, एक तरीका क्या होता है, आर बटा जेड भी होता है। तो के डब्ल्यू बटा के वी ए, तो अब वहीं ये किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं? के डब्ल्यू इधर है, के वी ए जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो के वी नहीं, के वी ए अगर होता तो हम ये ऑप्शन नंबर बी सही कर देते, लेकिन ऑप्शन नंबर बी गलत है। के डब्ल्यू बराबर के वी ए इंटू शक्ति गुणा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है भाई। क्यों? क्योंकि जब के डब्ल्यू इधर है तो पावर फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा के वी ए के साथ जाकर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, श्रेणी आर एल परिपथ में केवीए को डैश से गुणा करके सक्रिय बल प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि हम केवीए को किस से गुणा करें कि एक्टिव पावर निकल कर आ जाए? तो एक्टिव पावर किससे, अभी आपको बताया था कोस फाई। एक्टिव पावर में क्या होता है? कोस फाई। अगर ये रिएक्टिव पावर पूछता तो हम ऑप्शन नंबर ए सही करते हैं। अगला सवाल है, एसी सर्किट में अगर वोल्टेज और करंट के बीच फेज का अंतर अगर 90 डिग्री है तो विद्युत शक्ति डैश होगी। जब फेज का अंतर करंट और वोल्टेज के अंदर बीच में 90 डिग्री का अंतर हो गया तो वहां पर शून्य शक्ति हो जाती है। कितनी हो जाती है? शक्ति शून्य हो जाती है। अगर आपको ये सारी चीजें ना समझ नहीं आ रही ना, तो भाई आप ना एक बार थ्योरी क्लास जाकर देख लीजिए। थ्योरी क्लास में ये सारी चीजें मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से आप सभी को समझाई हुई है। यदि किसी परिपथ का शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर यूनिटी है तो इसकी प्रतिघाती शक्ति कितनी होगी भाई? शून्य होगी। अगर पावर फैक्टर कितना है? यूनिटी है, पावर फैक्टर यूनिटी है तो इसकी प्रतिघाती शक्ति कितनी होगी? शून्य होगी। कैसे? देखो वो सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको। पावर फैक्टर यूनिटी कब होता है? पावर फैक्टर का मतलब है कोस फाई। अब यूनिटी कब होगा? जब कोस फाई की वैल्यू 0 डिग्री होगी। कितनी होगी? 0 डिग्री, क्योंकि कोस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। अब इन्होंने पूछा है प्रतिघाती शक्ति। प्रतिघाती शक्ति को हम लिखते हैं साइन फाई से। किसे? साइन फाई से। अब साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 का मान होता है 0। साइन 0 का मान कितना होता है? 0। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसलिए ना मैं आपको कह रहा था, अगर आपको ये सवाल समझ नहीं आ रहे तो आप थ्योरी क्लास इसलिए देख सकते हो, क्योंकि थ्योरी क्लास देख के बिना, अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं देखी, सीधा आप ये सवाल देख रहे हो तो आपको कुछ समझ ही नहीं आना। आप कहोगे पावर फैक्टर क्या होता है, ये कोस 0 का मान 0 कैसे होता है, 1 कैसे होता है, पावर फैक्टर ही नहीं आपको समझ आएगा तो आपको आपका ये क्लास देखने का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है भाई आपका ये क्लास देखने का। तो पहले आप थ्योरी क्लासेस कंप्लीट करें, उसके बाद ही आपको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको एमसीक्यू की। अगला सवाल है, एक शुद्ध ओमी प्रतिरोधक में वोल्टेज फेज और धारा फेज के मध्य का फेज कोण क्या होता है? शुद्ध ओमी प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधक के अंदर तो वोल्टेज फेज और धारा फेज के अंदर कोई अंतर ही नहीं होता, 0 डिग्री का अंतर होता है। अगर यहाँ पर वोल्टेज चल रही है तो करंट भी जो है इसी लाइन पर चलता है, 0 डिग्री का एंगल होता है इन दोनों के बीच में। इसीलिए इनका रेजिस्टेंस के अंदर पावर फैक्टर यूनिटी होता है। क्या होता है? यूनिटी। तो यहाँ पर क्या बोला इसने? 0 डिग्री का अंतर होगा प्रतिरोध के अंदर। अब अगला सवाल है भाई, अगला सवाल है, एसी परिपथ में यदि शक्ति गुणांक अग्रगामी है तो परिपथ कैसा होगा? धारिता होगा। और यदि शक्ति गुणांक पश्चगामी है तो परिपथ प्रेरणिक होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जब अग्रगामी होगा तो धारिता के कारण होगा, और पश्चगामी होगा तो प्रेरणिक के कारण होगा। अगला सवाल है, एसी सर्किट में के डब्ल्यू बटा के वी का अनुपात किससे दर्शाया जाता है? अभी पीछे ही एक सवाल आया था, उसमें आपको बताया था पावर फैक्टर, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पावर फैक्टर। अगला सवाल है, एक श्रृंखला आरसी सर्किट में शुद्ध शक्ति क्या होगी? कौन सा सर्किट? आरसी सर्किट, जिसके अंदर एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर लगा होता है, उसके अंदर शुद्ध शक्ति क्या होगी? धनात्मक होगी भाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, धनात्मक होगी उसके अंदर। अगला सवाल है, एक श्रृंखला आरएलसी सर्किट में खपत पावर की गणना की जा सकती है। एक आरएलसी सर्किट है जिसके अंदर एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, तो उसके अंदर खपत की पावर की गणना करनी है तो कैसे करेंगे? P बराबर वी आई कोस फाई से करेंगे। P बराबर वी आई कोस फाई से करेंगे। अगला सवाल भाई,
प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जहां पी वी और आई दिया हुआ है, यानी कि टी क्यों लगाया हुआ है इसके साथ, क्योंकि ये तात्क्षणिक शक्ति है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, वोल्टेज और धारा के मान है। किसी भी क्षण शक्ति को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, कैसे निकालते हैं, पी टी इज इक्वल टू वी टी इंटू आई टी, इस तरीके से निकालते हैं। पावर को ही तो निकालना है, P बराबर वी आई। बस यहाँ पर किसकी बात कर दी इसने, इंस्टेंटेनियस मान की बात कर दी है, इंस्टेंटेनियस में T लगा दो बस। तो ऑप्शन नंबर देख लो भाई, यहाँ पर प्लस का निशान है तो ये गलत हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई का ये ठीक है भाई, यहाँ पर बटेगा ये भी गलत है, यहाँ पर माइनस का ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल है, एक ऐसी परिपथ में परिपथ के प्रेरणीय प्रतिघात के में विद्युत शक्ति को क्या कहा जाता है। क्या भाई सवाल देखो, एक ऐसी परिपथ में परिपथ के प्रेरणीय प्रतिघात में विकसित शक्ति को क्या कहते हैं, अभिक्रियाशील शक्ति कहते हैं, यानी कि रिएक्टिव पावर कहते हैं। अगर ये प्रेरकीय की बात कर रहा है और किसकी कैपेसिटिव यानी कि धारितीय की बात कर रहा है, तो हमें अभिक्रियाशील की बात करनी पड़ेगी। अभिक्रियाशील यानी कि प्रतिक्रियाशील, कई नामों से इनको पुकारा जाता है भाई, सारी बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए कि अभी की देखो भाई, सक्रिय शक्ति भी लिखा हुआ है, वास्तविक शक्ति भी, दोनों को एक ही चीज कहते हैं। वास्तविक शक्ति भी वही होती है, सक्रिय शक्ति भी वही होती है। अगला सवाल है, सक्रिय शक्ति को डैश में मापा जाता है। अभी आपको बताया था केवीए में मापा जाता है भाई, वीए में, किलो हटा दिया इन्होंने, वीए में, वोल्ट एम्पेयर में, सॉरी भाई सॉरी, वीए नहीं, गलत हो गया यहाँ पर, केडब्ल्यू में। वीए में किसको दर्शाया जाता है, एपरेंट पावर को, एपरेंट पावर को वीए में, वीएआर को रिएक्टिव पावर में। अब इन्होंने बात करी है सक्रिय शक्ति की, तो यहाँ पर केडब्ल्यू होगा। अगला सवाल है, प्रतिघाती शक्ति प्रतिकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले संधारित्रों का निर्धारण डैश में किया जाता है। अभी बताया आपको, संधारित्र के लिए वीएआर होता है, कि वीएआर ऑप्शन नंबर डी, संधारित्रों का जो लोड होता है उसको हम केवीआर से डिनोट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शक्ति गुणांक की सही परिभाषा नहीं है। किसकी बात बोली है इन्होंने, पावर फैक्टर की, यानी कि इनमें से कौन सा जो है पावर फैक्टर को सही नहीं बताता। शक्ति गुणक को वोल्टता और धारा के बीच कला कोण के कोसाइन के रूप में परिभाषित किया गया है। बिल्कुल सही बात है भाई। शक्ति गुणक को वास्तविक शक्ति और आभासीय शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, ये बात भी बिल्कुल सही है। शक्ति गुणक को ऐसी परिपथ में धारितीय प्रतिघात के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, ये बात गलत है भाई, ये बात गलत है। शक्ति गुणक को ऐसी परिपथ में धारिता प्रतिघात के अनुपात के रूप में परिभाषित नहीं किया जाता। शक्ति गुणांक को ऐसी परिपथ के प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, ये ऑप्शन नंबर डी भी सही है भाई, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पर बोला सही परिभाषा नहीं है। देखो ऑप्शन नंबर ए में ये क्या बोल रहा है कि जो पावर फैक्टर है ना उसको हम कोस थीटा बोलते हैं, पहले ऑप्शन में इसने ये बोला। दूसरे ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि केवीए केडब्ल्यू बटा केवी होता है, ये बात भी हमने अभी देखी थी, तो ये बात भी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में ये क्या बोल रहा है, प्रतिरोध बटा प्रतिबाधा होते हैं, आर बटे जेड होता है पावर फैक्टर। ये तीनों ही चीज़ें मैंने आपको अभी पिछले सवाल में बताई थी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, आरएल श्रेणी परिपथ में शक्ति रेटिंग यानी कि केवीए क्या होती है। केवीए केडब्ल्यू और केवीए का गुणनफल होता है, केडब्ल्यू और केवीआर का अदिश योग होता है, केडब्ल्यू और केवीआर का सदिश योग, ये बात सही है भाई, ऑप्शन नंबर सी सही है। जो इसके अंदर होता है ना एक सदिश योग होता है, सदिश योग क्यों होता है, क्योंकि ये जो है पाइथागोरस थ्योरम से निकाला जाता है। यहाँ पर होता है पी और यानी कि केडब्ल्यू, केडब्ल्यू होता है, यहाँ पर क्या होता है केवीएआर होता है, और यहाँ पर केवीए होता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पी, इसको बोलते हैं क्यू से, और इसको बोलते हैं एस से, किसी भी चीज़ से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका जब आपने 10th क्लास में जो है पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, तो वहाँ पर आपने क्या पढ़ा कि जो ये एस है, एस स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर होता है। इसे हम क्या कहते हैं, सदिश योग कहते हैं। अदिश योग किसे कहते हैं, अदिश योग कहते हैं हम एस इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। अगर हम इसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो इसको कहते हैं अदिश योग। लेकिन जब हम इसे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जोड़ते हैं तो हम उसे कहते हैं सदिश योग, यानी कि वेक्टर सम, वेक्टर सम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, केडब्ल्यू और केवीएआर का सदिश योग।
एक एसी परिपथ में केवीए और केडब्ल्यू का अनुपात क्या होता है? कुछ भी नहीं होता भाई, केडब्ल्यू बटा केवीए तो होता है, ये तो हमने पढ़ा है, पावर फैक्टर होता है। लेकिन केवीए बटा केडब्ल्यू को कुछ नहीं होता, ना शक्ति गुणांक होता है, ना लोड गुणांक होता है, ना रूप गुणांक होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी से ये कुछ होता ही नहीं है भाई। अगला सवाल है, यदि धारा और वोल्टेज फेज में है तो फेज कोण शून्य है। बिल्कुल है भाई। तो शक्ति गुणांक कितना होगा? यूनिटी होगा, अभी आपको बताया था। रजिस्टेंस के अंदर होता है यूनिटी, शुद्ध शुद्ध रजिस्टेंस के अंदर कितना होता है? यूनिटी पावर फैक्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, जब धारा और वोल्टेज के बीच 90 डिग्री का फेज अंतर है तो सर्किट में डैश होगा भाई, शून्य है, जीरो पावर फैक्टर होगा। एक चीज हमने देखी, जब वो फेज कोण शून्य है तो यूनिटी पावर फैक्टर है, अगर फेज कोण 90 डिग्री है तो जीरो पावर फैक्टर है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये किस में होता है? ये शुद्ध धारिता में होता है और शुद्ध प्रेरक में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शुद्ध शक्ति गुणांक कितना होगा? शून्य होगा। शक्ति गुणांक कितना होगा? शून्य। पश्च और अगर हम नहीं लिख सकते, क्योंकि इसने ना तो यहाँ पर प्रेरक की बात करी है, ना यहाँ पर इसने धारिता की बात करी है, तो हम इसमें ना पश्च लिख सकते हैं ना अग्रगामी लिख सकते हैं, हमें शून्य करना पड़ेगा। अगला सवाल है, शक्ति गुणांक का अधिमान्य और परिपूर्ण मान क्या है? यानी शक्ति गुणांक की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेकर 1 के बीच में रहती है। 0 से लेकर 1 के बीच में, शून्य नहीं है। शून्य से कम तो होती है भाई, 1 के करीब हम बोल सकते हैं, 12 से 20 के बीच नहीं होते। तो दिए गए ऑप्शनों के हिसाब से हमें ऑप्शन नंबर सी करना पड़ेगा, 1 के करीब होती है। 0.8 हो गया, 0.9 हो गई, इतनी होती है ना। 0.9 के आसपास रहना चाहिए भाई पावर फैक्टर। और कम पावर फैक्टर का क्या लॉस होता है वो भी मैंने अपनी थ्योरी वाली क्लास में बताया हुआ है। अगला सवाल है, निम्न शक्ति गुणांक का मुख्य कारण डैश है। निम्न शक्ति गुणांक का मुख्य कारण क्या है? परिपथ में प्रतिघाती शक्ति। परिपथ में प्रतिघाती शक्ति क्या होता है? निम्न शक्ति गुणांक का कारण होता है। जहां पर मोटरें होती है ना भाई, मोटरों के अंदर कौन सा होता है? प्रेरक लगा होता है, इंडक्टर होता है, वहां पर मैग्नेटिज्म बनता है, जिसके कारण पावर फैक्टर कम हो जाता है। तो भाई वहां पर उसके अंदर कौन सी शक्ति होती है? प्रतिघाती शक्ति होती है। तो निम्न शक्ति गुणांक का मुख्य कारण क्या है? परिपथ में प्रतिघाती शक्ति। और ऑप्शन आप देख लीजिए, नियंत्रित करने वाले उपकरणों का अनुपयुक्त अनुमापन, ये भी कुछ बात नहीं हुई। उपकरण की आपूर्ति वोल्टता में उतार चढ़ाव से पावर फैक्टर पर कोई असर नहीं पड़ता। परिपथ समाप्ति पर डिले संयोजन, अगर आपने डिले कनेक्शन की है तो उससे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। अगला सवाल है, इनमें से किस प्रकार के भार में शून्य पावर फैक्टर होता है? शून्य पावर फैक्टर तो भाई जी शुद्ध संधारित्र के अंदर भी होता है और शुद्ध प्रेरक के अंदर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों के अंदर। केवल प्रतिरोधी भार नहीं, प्रतिरोधी के अंदर तो यूनिटी पावर फैक्टर होता है। कितना होता है? यूनिटी पावर फैक्टर होता है। यह है आज की क्लास का लास्ट सवाल। यदि सर्किट का प्रतिरोध और प्रतिबाधा 10 ओम है तो इसका शक्ति कारक क्या होगा? इसका शक्ति कारक यानी कि पावर फैक्टर कितना होगा? एक चीज अभी आपको बताई थी, R/Z। अभी एक चीज बताई थी आपको, R/Z। इसने सवाल में बोला है प्रतिरोध और प्रतिबाधा 10 ओम है, यानी कि प्रतिरोध भी 10 है और प्रतिबाधा भी 10 है। तो 10 से 10 काटेंगे कितना बनेगा? 1। तो पावर फैक्टर कितना बन गया? पावर फैक्टर बन गया 1, यानी कि यूनिटी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में जो है इतने ही सवाल करते हैं। आज हमने लगभग 48 सवाल किए हैं। कितने? 48। और अब हमारा जो है एसी थ्योरी वाला चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। 5 क्लासेस हमने इस चैप्टर की करी है और 5 क्लास में जितने भी संभावित सवाल थे ना भाई, सारे हमने करके देख लिए हैं। आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।